राम राम श्रोताओं। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक कश्मीरी कहानी है। उसके लेखक हैं सोमनाथ जुत्सी। कहानी का शीर्षक है गुंग महल। राजमहल के बाग के बीचों बीच काले संगमरमर से बने मेहराबदार चबूतरे पर शहनाई वादकों के सूक्ष्म स्वर उषा काल में स्वरित हो रहे थे। नगर के राजा को बीते सपनों से जगाते थे और निशांत के उज्जवल सपनों का संकेत देते थे। शहनाई वादकों की कई पीढ़ियां यही करती आई थी। वे प्रभात काल में बड़े ही सुंदर ढंग से मधुर स्वरों में अपनी कला का प्रदर्शन करते। राजा प्रसन्न होकर उन्हें मोतियों के हार, बाजूबंद आदि पुरस्कार स्वरूप देते थे। शहनाई के स्वर उनकी अनुराग भरी रात में उफनते समंदर को हंसते खिलखिलाते दिन के लिए प्रोत्साहित करते। आज भी शहनाई के मधुर स्वर वातावरण में खुशियां बिखेर रहे थे, परंतु नया राजा राजशैया पर करवटें बदल रहा था। चेहरों पर आक्रोश था। वह कई दिन से बेकार रातें गुजार रहा था। मन में उमंग भरने वाला संगीत उसे शोर सुनाई देता था। उसने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, मगर फिर भी यह शोर कम नहीं हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने शैया के साथ लगे हुए बटन को दबाया। शयनालय के बाहर तैनात सुरक्षा अधिकारी घंटी की आवाज सुनकर राजा के निजी सेवक को शयन गृह के द्वार पर भेजा। महाराज की जय हो। आज्ञा सरकार। सिर झुकाए अपना मुंह छिपाते हुए सेवक ने अभिवादन किया। निष्कासित करो इन शहनाई वादकों को। जब से हम राजा बने हैं तब से हमने केवल शोर ही सुना है, दिन में भी और रातों में भी। एक क्षण भी आराम नहीं। मंत्रियों को आदेश भिजवाइए कि राजसभा में उपस्थित हों, अभी इसी क्षण। जो आज्ञा महाराज। निजी सेवक गया और यही बात सुरक्षा अधिकारी से कही। उसने यह समाचार आगे अपने से बड़े अधिकारी तक भेजा। राज अधिकारी ने यह बात महामंत्री के सामने रखी। महामंत्री ने सभी मंत्रियों को सूचित किया। सभी विचलित और अशांत, चेहरे फक, हड़बड़ाए, न जाने क्या हो। शहनाई की धुन बंद हो गई, परंतु बाग की कोकिलों ने कुहकना शुरू कर दिया। राजा की आंखों में गुस्सा था, दांत किटकिटा रहा था और शैया पर कुलबुलाहट में डोल रहा था। वह अपने आप से बोला, यह चाटुकारिता है इंसानों की और पक्षियों की भी। आज मधुर स्वर में बोल रहे हैं, मगर कल ये सब गर्जन करेंगे। राजमहल के चारों तरफ शोर ही शोर होगा। हम शोर को समाप्त कर देंगे। जब से राजा बने हैं तब से नगर की चारों ओर से आने वाला शोर ही शोर सुन रहे हैं। निर्लज, रातों में भी यह शोर सर्प के डंक सा लगता है। वह जोर से चिल्लाया, बंद करो यह शोर। यह सुनते ही सेवक भागा भागा आया और द्वार पर सिर झुकाते हुए कहा, आज्ञा सरकार। किसने बुलाया? महाराज। अब आपकी चीख सुनाई पड़ी तो मैं घबरा गया। राजा ने धीरे से कहा, क्या हमने चिल्लाया? क्या हम स्वयं ही शोर मचाते हैं? जाओ तुम। शोर समाप्त होगा, इसका अंत होगा। सेवक गया और सारी बात सुरक्षा अधिकारी को सुनाई। उसने यह समाचार अपने से बड़े राजा अधिकारी को सुनाया और महामंत्री तक पहुंचा। महामंत्री घबरा गया। उसने सभी मंत्रियों को सूचित किया। सभी हड़बड़ाए, न जाने क्या हो। जब से यह बात अधिकारियों और मंत्रियों के कानों में पड़ी तब तक राजा रेशमी गाउन पहने स्नान गृह में गया, बाहर आया और व्याग्र हो चहलकदमी करता रहा। स्नान किया, परंतु पूजा किए बिना ही वापस अपने शयनवास में गया। राजा सिर पकड़ मखमली आसन पर बैठ गया। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। प्रतिदिन वह ठाकुर द्वारे से निकलकर अपने भोजन कक्ष की ओर जाता, मगर आज शयन गृह में चला गया। सेवक ने इतनी देर में यह सब बातें चुपके से रानी तक पहुंचाई और उनसे जान बख्शी की विनती भी की। रानी विचलित हो गईं,
परंतु तय किया कि नाश्ता शयनवास में ही भिजवाएंगी और खुद भी जाएंगी। राजा आसन पर बैठा था, बेचैन, और अपने पिता के आदमकद चित्र और माता की मूर्ति को देखते हुए कह रहा था, यह महल पुराने ढंग का है, महल की एक एक चीज पुराने समय की है, राजाओं की पुरानी सोच दर्शा रही है। यह लंबी लंबी मूछें अब नहीं चलेंगी, ये मंत्री, ये सेवक सभी पुराने जमाने के हैं। हम 20वीं सदी को पीछे छोड़कर 21वीं सदी में कदम रखने वाले हैं और यह शोर वातावरण को और दूषित करता है। यह हमारी और तुम्हारी मौत है। सेवक हाथों में चांदी की बड़ी बड़ी तश्तियां और थालियां लाकर रखा। सोने की तश्तियों में राजा के लिए नाश्ता था। महाराज की जय हो, सेवक ने कहा, और थालियां मेज पर सजाई जाने लगी। उठाइए यह सब, राजा ने खींच कर कहा। रानी ने प्रवेश किया। प्रणाम हो देव, आप ठीक तो हैं? उसने सेवकों को जाने का संकेत किया। वे चले गए तो रानी ने राजा के पास आकर कहा, क्या हम आपके निकट बैठ सकते हैं? आज्ञा मांगने की क्या आवश्यकता है, हम तो एक प्राण हैं। यदि ऐसा ही होता तब हम भी इस स्वप्न ग्रह की राजशैया पर शोभा बढ़ा रही होती। लीजिए, जलपान कीजिए। कोई इच्छा नहीं, चिंता के कारण रातों की नींद चली गई है। यह सब राजकाज जब से संभाला है तब से ही इस शोर से व्याकुल किया है। यह कोलाहल मनुष्य की नींद तक उड़ा ले जाता है। यही कारण है कि हमने आपको शयन गृह में आने का कष्ट नहीं दिया। प्रभु ने चाहा तो स्वयं ठीक हो जाएगा, राजा ने कहा। तो यह कौन सा कठिन कार्य है, घोषणा करवा दीजिए और इस पर रोक लगवा दीजिए, रानी ने सुझाया। राजा मुस्कुराया, यह सब इतना आसान नहीं है। शोर कई प्रकार का होता है, उसके कई स्वरूप हैं। कलरव, काय काय, पशुओं की आवाजें, गाना बजाना, हंसना, हंगामा, हमने इस सब पर विचार किया है और आज सभा भी बुलाई है। देखते हैं कि मंत्री क्या कहते हैं, लेकिन अभी आप जलपान करें। देखिए, यदि आप कुछ नहीं खाएंगे तो मैं भी अंजल त्याग दूंगी। राजा चुप हो गया, मुस्कुराते हुए रानी को देखने लगा। रानी उसके समीप आ गई, राजा को भुजपाश में घेरा, कामोत्तेजक नजरों से देखने लगी, जैसे कामार्थी मेनका विश्वामित्र के पास चली आई हो। धीरे धीरे, महाराज, इस राजपाट का क्या करना है? यदि संतान न हो, मर्यादा का पालन करने के लिए हमारा पुत्र तो होना ही चाहिए ना। वैसे भी स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी होते हुए भी हम क्यों नहीं हैं? राजा ने आलिंगन किया, ललाट चूमा और आश्वस्त करते हुए कहा, हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं, हम आपसे विमुख नहीं हैं, मगर राजकाज की समस्याएं इतनी हैं कि परंतु अब नहीं, कल से आप इस राजशैया पर शैया की शोभा बढ़ाएंगी। उसने रानी को एक बार फिर चूमा और जलपान करना शुरू किया। राजसभा की कार्रवाई आरंभ हुई। मंत्री अपनी अपनी वरिष्ठता के अनुसार अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, सबके सब सिर झुकाए हुए, इस प्रतीक्षा में कि राजा क्या कहें। राजा एक एक कर उनको ऐसे देख रहा था जैसे कि उनके मन में झांक रहा हो। जब महामंत्री को भी चुप देखा तब राजा ने चिल्लाकर कहा, महामंत्री, आप सब लोग लज्जित से क्यों हैं? लज्जित तो हमें होना चाहिए। आप जैसे रत्न हमारे मंत्रिमंडल में हैं, इस रत्नाकर के आगे हम कुछ भी नहीं। आह आह आह। महामंत्री उठ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, सरकार, हम वैसे ही शर्मिंदा हैं, हमें और लज्जित ना करें। राजा ने असंतुष्ट होकर कहा, फिर यह मौन क्यों? जैसे हमें इस राजभवन के बाहर का कोलाहल अशांत करता है, वैसे ही इस सभा का मौन भी व्याकुल करता है। पिछली सभा में तो सभी मंत्री धारा प्रवाह में बोल रहे थे। आज क्या हो गया? आज सब अवाक क्यों हैं? हम नहीं चाहते
कि हमारे मंत्री मौन हो। हम चाहते हैं कि बाहर का शोर समाप्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो। शोर मृत्यु है, हमारी तुम्हारी हम सबकी मृत्यु। संभवतः आप समझ गए होंगे। महामंत्री ने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, राजन, आपकी बात सच है। शोर समस्याएं पैदा करती हैं, मौन समस्याओं को सदा के लिए समाप्त करता है। राजा बोला, फिर क्यों नहीं मंत्रिमंडल ने अब तक इसके विषय में कोई योजना बनाई है? मंत्रिमंडल एक अबोध बालक जैसा नहीं है कि उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाएं। कितने दिनों से हमारी नींद उछटी हुई है। दिन में शोर, रातों में शोर, कभी कुत्तों का भौंकना, कभी चिल्लाहट, कभी ढोल ढमक्का, कभी लोगों का हुल्लड़। क्या सभ्य समाज में यही होता है? यदि हम पिछली शती के राजा होते तो शोर के आदी हो गए होते। हमने युद्ध में भाग लेकर शोर को अपनी प्रकृति का हिस्सा बना लिया होता, लेकिन हम 20वीं सदी को ठोकर मारकर नई सदी में प्रवेश करने वाले हैं। हम विज्ञान के इस युग में जी रहे हैं, इसमें शोर का अंत होना चाहिए। महामंत्री ने जी हजूरी करते हुए कहा, हाँ महाराज, और यदि आज्ञा हो तो प्रसंग युक्त एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। आज्ञा है, कह दीजिए, परंतु कम शब्दों में। जी महाराज। मंत्री उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सरकार, कहते हैं कि शहंशाह अकबर ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक बड़ा सा महल बनवाया था जिसका संचालन और व्यवस्था गूंगे बहरे लोगों के हाथों में थी। उस महल का नाम भी गूंग महल था। जब कोई बच्चा जन्म लेता जिसकी मां प्रसव में मर जाती तो उस बच्चे को वहां लाया जाता है। यदि कोई माता पिता किसी बच्चे को भी छोड़ जाते तो उसे भी वहीं लाया जाता। दूर दूर से आए देश के असंख्य बाल बच्चे उस महल में रहने लगे। वहां गूंगे कर्मचारियों के सिवा किसी को भी जाने की आज्ञा न थी। महाराज कहते हैं 2 वर्ष पूरे होने पर जब वहां रहने वाले बच्चों को बाहर निकाला गया तो वे सभी के सभी गूंगे और बहरे थे। यह प्रयोग, राजा ने बात काटते हुए कहा, आप बूढ़े हो चुके हैं। इस युग में उस समय का प्रयोग भला किस काम का? हमारे नगर के बच्चे यदि इस प्रयोग में झोंक दिए जाएंगे तो क्या होगा? परिणाम जानने में वर्षों लगेंगे। तब तक उनके माता पिता क्या करेंगे? आप सोच समझ कर क्यों नहीं बोलते? आप अपने राजा की मन की बात भी नहीं जानते। कितने खेद की बात है। उपमंत्री जल्दी जल्दी उठ खड़ा हुआ, सरकार, हमें घोषणा करानी होगी, शोर पर प्रतिबंध लगाना होगा। किसी भी प्रकार का शोर, हंसना, खेलना, नाचना, गाना, रोना प्रतिबंधित होगा। अध्यापकों के व्याख्यान के सिवा सभी गतिविधियों पर रोक लगानी होगी। गाड़ियों, रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों के मार्ग निश्चित होंगे तथा भोंपू बजाने पर प्रतिबंध होगा। सभी पशु मार दिए जाएंगे। राहत सवाल दूध का तो वह किसी दूसरे नगर से मंगवाया जा सकता है। यह कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजा ने उपमंत्री की सुझाव अस्वीकार करते हुए कहा। सभी सिर झुकाकर बैठे थे, मगर 5वां मंत्री राजा की तरफ टकटकी बांधे देख रहा था। वह बाकी मुख्यमंत्रियों में सबसे छोटा था। छोटे मंत्री ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, शोर कई प्रकार के होते हैं। यह तब तक बंद नहीं होगा जब तक यह संसार है। मशीनों का शोर, जीवन जगत का शोर एक तीसरे प्रकार का भी शोर है जो हमने, यानी मैंने, महामंत्री ने, बाकी मंत्रियों ने और सरकार ने उत्पन्न कर रखा है। हम कौन कौन सा शोर समाप्त करें और कौन सा समाप्त करना चाहते हैं? कितना भी रोकें, यह शोर रुकेगा नहीं, ना थमेगा। यदि कानों में रुई भी ठूस ले तो भी बंद कमरे में बैठे तब भी यह प्रतिध्वनि होता रहेगा। सरकार, मेरी राय यह है कि हमें इसका आदी होना चाहिए। एक दिन शोर थक जाएगा, यदि नहीं तो हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। राजा ने आंखें टेढ़ी कर ली। क्या हम आपसे यही अपेक्षा करते थे? हमने क्या स्वयं ही शोर उत्पन्न किया है? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है हम जीवन जगत के शत्रु हैं?
हमें लगता है कि इस सभा के आयोजन से कोई लाभ नहीं हुआ है। हम स्वयं ही इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। छोटे मंत्री, आपने यह भी कहा है कि शोर कई प्रकार का होता है और होता ही रहेगा, परंतु यह हमारे लिए असहनीय है। राजा गुस्से में उठ खड़ा हुआ और अपने शयनालय में चला गया। मंत्री आपस में उलझते रहे। महामंत्री और उपमंत्री ने छोटे मंत्री को लताड़ा। वे सभी अशांत हो गए, चेहरे फक पड़ गए, हड़बड़ाए। न जाने क्या हो। तय हुआ कि अधिकारियों को बुलाया जाए, उन्हें आदेश दें वे किसी प्रकार से के शोर को बंद करवा दें, पशुओं को नगर की सीमाओं से बाहर ले जाएं। किसी ने कहा, यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो हमारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और राजा की चंचलता भी कम न होगी। राजा ने अपने गुप्तचरों द्वारा नगर के 2 बड़े वैज्ञानिक बुलवाए। उनके साथ गुप्त मंत्रणा हुई। अकबर के गुंग महल की चर्चा भी हुई। राजा ने उन वैज्ञानिकों से कहा, यदि वे शोर को समाप्त करने में सफल हो जाएंगे तो उन्हें राजकोष से बहुत बड़ा धन दिया जाएगा। मगर महाराज, यह बात गुप्त ही रहे तो अच्छा है, हमारे परिवारों को कोई हानि न पहुंचाए। एक आविष्कारकर्ता ने कहा, आप दोनों और आपके परिवारों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। राजा ने आश्वासन दिया। दोनों ने एक तरफ जाकर कुछ बात की और एक ने कुछ सोचकर राजा से कहा, महाराज, शोर बिल्कुल समाप्त होगा। दूसरे ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, यही तो मैं चाहता हूँ। इसके लिए कुछ निर्माण करना होगा, जितना जल्द हो सके उतना। पहले ने राजा से कहा, कितना बड़ा काम है? राजा ने उत्सुक होकर पूछा। महाराज, ऐसा कि 2 दिनों में समाप्त हो जाए और हो सकता है कि 1 सप्ताह भी लगे। वैसे कुछ ज्यादा तो करना नहीं है। एक बड़ा सा शेड बनाना होगा, उसमें एक तरफ जाने का और दूसरी तरफ आने का द्वार हो। उस द्वार के करीब 3 मील तक एक सुंदर मार्ग बने, जिसके दोनों तरफ टीन की चदरें लगी हुई हों, बस इतना सा। दूसरे ने कहा, हम यह कार्य 4 दिनों में पूरा कराएंगे। राजा ने कहा, महाराज, तो फिर हम चौथे दिन शाम को उपस्थित होंगे। दोनों वैज्ञानिक राजा से आज्ञा लेकर चले गए। राजा ने स्वप्न गृह की ओर रुख किया। वह बहुत प्रसन्न था। उसने रानी को संदेश भिजवाया। कुछ ही क्षणों में रानी ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। आज आप अति प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ, मेरे लिए आज्ञा? आपके लिए आज्ञा? आप और हम एक प्राण हैं, हम स्वयं को क्या आज्ञा दें? फिर भी रानी ने पूछा, हम अपना प्रण पूरा करना चाहते हैं। आज से आप रात्रि भोज के पश्चात हमारे साथ ही शयनवास में आया करेंगी। राजा ने कहा, आज्ञा का पालन होगा। रानी ने उत्तर दिया, प्रेम में न आज्ञा न विनती। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा। 4 दिनों बाद शाम के समय दोनों वैज्ञानिक राजा के पास आ गए। राजा अप्रसन्न दिख रहे थे। एक आविष्कारकर्ता ने डरते डरते इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कितने ही लोगों को हमने इस देरी के कारण निलंबित किया है। आप लोगों को 2-3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वैज्ञानिकों के मुंह से जैसे किसी ने जिह्वा छीन ली हो। वे कुछ नहीं बोले। लोगों को निकाले जाने की बात सुनकर ये चिंता में डूब गए। लगा कि उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो। सिर झुकाए खड़े हो ही रहे। आप चिंता मत कीजिए, यदि 2-3 दिनों में यह कार्य पूरा न हो पाए तो आप देखना, हम उनके सिर शरीर से अलग करवा देंगे। सिर अलग होने की बात सुनकर दोनों कांपने लगे।
राजा ने उन्हें थरथराते हुए देखा तो पूछा, हमें लगता है आप लोगों को ठंड लग गई है। राजन, ठंड तो नहीं लगी है, मगर यह भी। दूसरे ने डरते डरते और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे क्या कहूँ, मतलब यह है कि हाँ, उस दिन हम कुछ जल्दी में थे, जल्दी में एक बात कहना भूल ही गए। क्या भूल गए, सच सच कहो, राजा ने हैरान होकर पूछा। राजन, जान की अमानत, हमारे सिर आपके चरणों में पड़े रहे हैं, हम सदा आपके दास बने रहेंगे। महाराज जीवन दान दें, पहले ने कहा। महाराज, हम यह बताना भूल गए थे कि नगर के चारों तरफ एक कांटेदार तार बंधवानी होगी, जिससे कि लोग बिना पूछे आ जा ना सकें। अब हमारी इस भूल के कारण इस काम में और भी देरी हो सकती है, दूसरे ने कहा। राजा क्रोधित हुआ। क्या अभी भी समय लगेगा? हमें प्रतीक्षा में और कितने दिन बिताने होंगे? सरकार, हमारे शीश आपके चरणों में पड़े हैं, इन्हें हमारे शरीर से अलग न होने दें। राजन ने खिन्न होकर पूछा, इस कार्य को पूरा करने में और कितने समय लगेगा? महाराज, यदि कार्य आज शुरू हो तो चारों तरफ एक साथ काम हो जाए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार, एक सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, पहले वैज्ञानिक ने कहा। इतनी आवश्यक बात आप कैसे भूल सकते हैं, आश्चर्य है, राजा ने कहा। महाराज, हम आपकी शरण में हैं, आप राजा हैं, प्रजापालक। महाराज, हमें जीवन दान दे, दोनों विनती करने लगे। और कोई बात तो नहीं भूले हो ना? नहीं महाराज, बस ये ही भूल गए थे। जाइए, कार्य शुरू करवा दीजिए, 9वें दिन इसी समय मेरे पास आ जाना। दोनों गदगद हो गए और प्रणाम करते करते निकल गए। उन दोनों के चले जाने के बाद राजा ने महामंत्री संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में महामंत्री आया तो राजा ने कहा, जब तक ये दोनों वैज्ञानिक अपना काम करें तब तक सारे नगर में मुनादी करा दीजिए कि प्रजा चुपचाप बिना किसी शोर के अपना काम करे। उन्हें कहे कि राजा को शोर पसंद नहीं, क्योंकि शोर मनुष्य के मस्तिष्क को खराब करता है, सिर भारी हो जाता है, जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। महामंत्री किसी भी राजतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का राजा कैसे प्रजा के शोर को दबाता है। महामंत्री ने सिर हिलाते हुए स्वीकृति दी। फिर दोनों हाथ जोड़कर महाराज की ओर से आज्ञा पूछी। लोगों से कहें, दुख मन में छिपाने के लिए होता है, वे फूट फूट कर रोते हैं। यदि आज के बाद हमारे कानों में किसी का रुदन पड़ा तो हम या कोई प्रसन्न होकर पागलों की तरह हंसता फिरता मिला और शांत वातावरण को तहस नहस किया तो हम क्षमा नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की कमर में पत्थर बंधवाकर उन्हें बहती नदी में फेंक दिया जाएगा या उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। राजा क्रोध में उठ खड़ा हुआ। महामंत्री डर गया और बड़ी मुश्किल से बोला, जैसी आज्ञा महाराज। यह कहकर महामंत्री राजमहल से बाहर आ गया। राजा को संतुष्टि मिली और प्रसन्न मुद्रा में अपने शयनालय की ओर बढ़ा। वहां महारानी प्रतीक्षा में थी। विलासशाला में आते ही राजा को फिर से क्रोध आया, क्योंकि सभी खिड़कियों और दरवाजे खुले थे और नगर की गतिविधियों से उभरता शोर भीतर आ रहा था। उसने क्रोध में आवाज लगाई, अंतर द्वार बंद करो, हम कोई शोर नहीं सुनना चाहते हैं। सेवक और सेविकाएं आ गए और खिड़कियां दरवाजे के पाट बंद करके चले गए। शोर लुप्त हो गया। इस बीच कहीं दूर से मुनादी की हल्की आवाज आने लगी। वह आवाज सुन राजा प्रसन्न हुआ और रानी से कहा, अब नगरवासी शोर नहीं मचा सकते, सभी गूंगे और बहरे हो जाएंगे। रानी ने अपनी कोमल भुजाएं राजा के कंधों पर रखी और फिर उसे बाहुपाश में बांधा और अपने वक्ष स्थल से लगाया। राजा और रानी एक हो गए। वहां सीमा पर कांटेदार तार बांधी जा रही थी। प्रजा यह तमाशा देखकर हैरान थी।
फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, परंतु किसी को कुछ पूछने की हिम्मत न थी। एक आदमी से न रहा गया। उसने हिम्मत जुटाई और लोगों को सच्चाई मालूम पड़ गई। तब तक सीमा के चारों तरफ तार बांधा जा चुका था। नगरवासियों ने अपने बुजुर्गों से सलाह ली। उसके बाद सीमा के अंतिम छोर के बंद होने से पहले रात के अंधेरे में लोग छोटी छोटी टोलियों में नगर से भाग गए। नगर की सभी सीमाएं बंद हो गईं। राजा को समाचार मिला तो वह हर्षित हुआ। प्रसन्न मुद्रा में वह राजप्रासाद की अट्टालिका पर चढ़ गया। चारों तरफ मौन था। राजा की प्रसन्नता में महामंत्री को संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में महामंत्री आ गया। राजा ने कहा, महामंत्री, हम अति प्रसन्न हैं। इस नगर में से शोर समाप्त करने का जो काम हमने आपको सौंपा था वह आपने पूरा अच्छे से किया है। कल अच्छा दिन है। मुनादी करवा दीजिए कि कल सारी प्रजा नगर में के बड़े मैदान में इकट्ठी हो। हम उन सब के सामने आपको और दोनों वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करेंगे। परंतु प्रजा कहाँ है? महामंत्री ने कहा। मतलब? राजा ने गुस्से में महामंत्री को देखा। मतलब यह, राजन, जब आज सुबह नगर में गया तो देखा सारा नगर खाली हो गया। एक एक आदमी चला गया है अपना सारा सामान लेकर। अब इस नगर में कोई इंसान नहीं है। क्या? राजा उठ खड़ा हुआ। ले आओ उन दोनों वैज्ञानिकों को, हम उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। यदि सभी सीमाएं बंद हैं तो प्रजा कैसे भाग सकती है? महाराज, अब हम राज करें तो किन पर? इस उजाड़ नगर पर या उन जले हुए खेतों पर? महामंत्री ने कहा। राजा ने उत्तर दिया, एक एक को घसीट कर वापस इस नगर में ले आएंगे। इस बीच कोलाहल हुआ। राजा बौखला गया। यह देखो, आ गए। हमारे बिना कैसे रह पाएंगे? राजा ने ऊंची बुर्ज से देखा। दूर कांटेदार तार के पीछे से अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। भीड़ भड़क्के ने सभी तारें तोड़ दी थीं। लोग राजमहल की ओर आ रहे थे। यह देख राजा को चक्कर आ गया। वह प्रासाद की ऊंची अट्टालिका से नीचे गिर गया। लोगों ने देखा तो दौड़ते चले आए। राजा का मृत शरीर धरती पर पड़ा था। चारों ओर विजय नाद हुआ और शहनाई बज उठी। ढोल बजने लगा। सारा नगर आह्लादित हो गया। तो मित्रों, ये कहानी, जो कि एक गहरा संदेश भी देती है, आपको कैसी लगी? आप अवश्य बताएं। इसके साथ ही पेड़ लगाएं और पानी भी बचाएं।